नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं प्रॉपर्टी रेंट पर लें या ख़रीदें। ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है जिसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। मैं सिर्फ दोनों का प्रॉस और कॉन्स पार्ट को डिस्कस करूंगा। वैसे इस टॉपिक पर बहुत वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मैं ख़ास तौर पर उन पॉइंट्स को कवर करूंगा जो बाकी की वीडियोज़ में मुझे देखने को नहीं मिली। तो मैं डिस्कस करता हूँ इस बारे में। घर रेंट पर लेने के प्रॉस पार्ट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करूंगा। तो नंबर 1, एक ह्यूज अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है रेंट के फ्लैट में। जब आप घर लेते हैं, ख़रीदते हैं तो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, वो एक बड़ा अमाउंट होता है। बट रेंट पे आपको एक बड़ा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको कम अमाउंट देकर ही मिल जाता है। नेक्स्ट है मंथली रेंट जो पे करना होता है वो कम होता है कंपेयर टू लोन EMI। जो आपको लोन की EMI देनी होती है उससे रेंट हमेशा कम होता है। नेक्स्ट है इजी टू रीलोकेट रहता है। जैसे आपको कहीं जाना है, मतलब जॉब चेंज हो गई या किसी भी और वजह से अगर आप मूव करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको वो इजी टू रीलोकेट है। आपका घर रेंट का है, आप दूसरा घर कोई भी चेंज कर सकते हैं, दूसरी लोकेशन में ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगर आपको घर, अपार्टमेंट, लोकेशन या कॉलोनी पसंद ना आए तो आप जब चाहें अपना घर चेंज कर सकते हैं। मीन्स यू हैव ऑप्शन टू चेंज योर रेंटेड हाउस वेरी इजीली, किसी भी वजह से अगर आपको वहाँ पे नहीं रहना है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेंट पर घर लेने का डिसीजन ईजी है पर परचेज करने का डिसीजन मुश्किल होता है, क्योंकि रेंटेड घर चेंज कर सकते हैं आप बहुत आसानी से, पर घर खरीद कर आप चेंज नहीं कर सकते हैं बट ये एक लंबा प्रोसेस है और आपका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग घर खरीदने में थोड़ा सा एक टफ डिसीजन लगता है कि एक मुश्किल डिसीजन है, उसको लेने में थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है। ये तो हुए प्रोस पार्ट ऑफ रेंटेड हाउस। अब हम बात करते हैं कॉन्स पार्ट की, रेंटेड हाउस की, कि अगर आपका घर रेंटेड है तो उसके कॉन्स पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। घर शिफ्ट करना 1, 2 या 3 वर्ष में एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, बहुत मुश्किल होता है घर बदलना। नेक्स्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट का वापस मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। जो सिक्योरिटी अमाउंट ऑनर को स्टार्टिंग में दिया जाता है उसके वापस मिलने के चांस कम होते हैं। काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि सिक्योरिटी अमाउंट हमारा वापस नहीं मिला। नेक्स्ट है घर आपको पसंद आए, वो लैंडलॉर्ड आपको नहीं दे, और जो घर आपको पसंद नहीं आया मजबूरी में आपको रेंट पर वो भी लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस घर में आप रहते हैं वो आपको एक लिमिटेड में टाइम दिया गया, उस लिमिटेड पीरियड में आपको घर खाली ही करना है, बट आपको अच्छा घर नहीं मिला तो जो मिलेगा आपको मजबूरी में उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। वहाँ पे आपकी चॉइस मायने नहीं रखती है, मजबूरी में। नेक्स्ट है एक उम्र के बाद अगर आपको घर शिफ्ट करना हो तो एक बहुत ही मुश्किल काम है। 60+ की उम्र के बाद आपको ये काम बहुत ही तकलीफ दे वाला लगेगा, हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लैंडलॉर्ड का इंटरफियर का प्रॉब्लम। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे रहना, वैसे रहना, और जब उनका मन हो तब कह देना कि अब आप हमारा घर खाली कर दीजिए, हमें अपने घर की ज़रूरत है। चाहे वो उनको जेन्युइन ज़रूरत नहीं भी हो तब भी आपको घर खाली करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शिफ्टिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। पैकर्स एंड मूवर्स एक्सपेंस, ब्रोकरेज चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशंस ऑफ AC, TV, गीज़र, RO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का जो भी एक्सपेंस है उसे आप पर मंथ रेंट पर डिवाइड कर सकते हैं तो पता चलेगा कि 2 से 3 हज़ार पर मंथ आपका रेंट महंगा हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप 20 वर्ष रेंट पर रहे और 10,000 रुपये पर मंथ, ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 10,000 पर मंथ आपने रेंट दिया तो टोटल रेंट जो आपने पे किया 20 साल इंटू, मतलब 20 इंटू 12 इंटू 10,000, टोटल आता है 24 लाख रुपए आपने रेंट पे किया। इस पीरियड में कम से कम 8 बार मिनिमम घर चेंज भी आपने किया हुआ, तो शिफ्टिंग एक्सपेंस 25,000 भी एक बार का मान के चलने तो आपने टोटल 20 साल में 2 लाख रुपए शिफ्टिंग पर खर्च कर दिए। 26
और टोटल पेड कर दिया आपने टोटल 26 लाख रुपए, और जिस घर का रेंट आपने 10,000 दिया उसकी वैल्यू ही लगभग 30 लाख रुपए होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब 20 वर्ष में आपने 26 लाख पे किया, बट आपका कुछ नहीं है, जबकि उस घर की वैल्यू ही 30 लाख थी। अगर आप इस घर को ख़रीद लेते तो शायद वो घर आपका लगभग 20 साल में हो चुका होता। नेक्स्ट दोस्तों, लाइफ लॉन्ग फिक्स एक्सपेंस लायबिलिटी बनी रहेगी, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। रेंट पर अगर आपका घर है तो आप मान के चलिए कि वो आपको जब तक आप उसमें रहेंगे आपको देना ही देना पड़ेगा, और अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आप रोड पे आ जाएंगे। तो आपको एक फिक्स लायबिलिटी है, लाइफ टाइम आपको वो पे करना ही करना है। ये आपने रेंटेड हाउस के प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट देखे। अब हम बात करते हैं घर खरीदने के प्रॉस पार्ट के बारे में, कि अगर आप घर खरीद लेते हैं तो उसके सही या हम कहें पॉजिटिव पार्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1, फील अपनेपन की, कि घर आपका अपना है, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, बहुत ही आनंदित कर देगा आपको कि वाह ये मेरा घर है। आपकी पूरी फैमिली को ये फील आएगा कि आपकी अपनी चीज़ होने का क्या फील है और क्या इम्पोर्टेंस होती है। आपको किसी को बताने में भी अच्छा लगेगा कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मेरा खुद का घर है, ये फील आएगा आपको अपने घर में। नेक्स्ट दोस्तों, बार बार घर बदलने का टेंशन तामझाम ही ख़त्म। 2-3 वर्ष में घर बदलने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो ख़त्म। नेक्स्ट दोस्तों, सामान टूटने स्क्रैच लगने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। कोई भी सामान इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, ये टेंशन भी ख़त्म घर अपना होने से। नेक्स्ट है पैकर्स एंड मूवर्स के खर्चे, ब्रोकरेज के खर्चे, इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन के खर्चे समाप्त हो जाएंगे जो आपको रेंटेड घर में होते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस घर में आप 2-4 साल रहते हैं उस घर से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको चेंज करने में एक जो अंदर से फील आता है दर्द का, वो आपको अपने घर में जाने के बाद में वो पेन आपका ख़त्म हो जाएगा कि आप अपने घर में, आपको घर चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके इमोशंस वहीं अपने घर से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, लाइफ टाइम फिक्स एक्सपेंस नहीं रहता है, एक टाइम लिमिट के बाद आपका ईएमआई ख़त्म और घर आपका, फिर कोई फिक्स एक्सपेंस नहीं घर का, सिवाय वियर एंड टीयर्स के माइनर रिपेयर्स का, जो एक लॉन्ग टाइम के बाद ही होता है, वो रोज़ रोज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, घर की कीमत बढ़ती है और एक अच्छा प्रॉफिट भी होता है घर खरीदने से, या घर आपका अगर अपना है तो। ये हो गए प्रॉस पार्ट आपका घर खरीदने का। अब हम बात करते हैं कॉन्स पार्ट की, कि अगर आप घर खरीदते हैं तो उसके कॉन्स पार्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पार्ट है need minimum 20% amount of the total price of the house and registry charges, interior work cost, brokerage charges if any to buy a house। और ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ये अमाउंट को सेव करना बहुत मुश्किल होता है, पर जब हो जाता है तब आप घर खरीद सकते हैं। पर जब तक ये अमाउंट आपके पास सेव नहीं होता है तब तक तो आपको रेंट पे रहना एक मजबूरी है। नेक्स्ट दोस्तों, हैवी ईएमआई बर्डन आपके ऊपर आ जाता है, जो हो सकता है आपके रेंटल एक्सपेंस से ज़्यादा हो। एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक आप फिक्स एक्सपेंस में घिर जाते हैं, इसे कम नहीं कर सकते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी में आप इस एक्सपेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सस्ता घर भी रेंट पर ले सकते हैं, बट ये आप ऐसा एक्सपेंस हो जाएगा जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका जो भी अमाउंट आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, एंड ऑफ मूविंग फैसिलिटी। जैसे ही आप घर खरीद लेते हैं आपकी मूविंग फैसिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो घर आपने ख़रीदा वो पसंद नहीं आता है, लोकेशन पसंद नहीं आती है, एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है, फैसिलिटी पसंद नहीं आती हैं, तो क्या आप कहीं मूव कर पाएंगे? नहीं। आप घर खरीदने के बाद ये फैसिलिटी खो देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, माइनर एंड मेजर हाउस मेंटेनेंस सब खर्चा आपको करना है। हाउस टैक्स भी आपको पे करना है, सीवर चार्जेस भी आपको ही पे करना है। रेंटल फ्लैट पर ये एक्सपेंस ऑनर के होते हैं, टेनेंट के नहीं होते हैं। ये घर खरीदने का एक माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रांसफ़र प्रॉब्लम। अगर आपने एक सिटी में घर खरीद लिया, अब आपका ट्रांसफ़र इसके दूसरे सिटी में हो जाता है,
अब आपको अच्छा पैकेज दूसरे सिटी में मिल जाता है तो आप जाएंगे ही जाएंगे। अब आप वहाँ मूव कर जाते हैं एक रेंट के घर में और आप अपना घर रेंट पर लगा देते हैं। अब आपके घर का रेंट और आपने जो घर रेंट पर लिया है बराबर है तो नो प्रॉब्लम, बट आपके घर का रेंट कम है कंपेयर टू जो रेंट आप पे कर रहे हैं तो ईएमआई के साथ ये गैप भी आपके एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और अपना घर होते हुए भी आप रेंट पर ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आपने घर रेंट पर लेने और ख़रीदने दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट देखे। अब आपको क्या करना है ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। वीडियो का कंक्लूज़न मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कंक्लूज़न बहुत सारी वीडियो के में आपको कंक्लूज़न समझाएंगे तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी आपको समझा ही देता हूं। कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों ने आपको दिखाया होगा, वही कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा, बट मेरे कैलकुलेशन में आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखेगा। तो चलिए ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए और इसको मैं साथ साथ में समझाता जाता हूँ। 1 करोड़ का घर रेंट पर मिल जाता है 25,000 रुपये में। अब हम ये मान लेते हैं कि इस 25,000 रुपये वाले रेंट का जो घर है इसका 20 साल के पीरियड को मैं लेकर के इसलिए चल रहा हूँ कि हम जो लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए वो लगभग 20 साल के आसपास का हम लेके चलते हैं। तो 20 साल का पीरियड मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ अपने एग्जाम्पल में। तो 20 साल में ये 25,000 का रेंट मिनिमम हम मान के चलें, वैरी 25 से 26, 27, 28, 29, 30 ले लेते हैं क्योंकि 25 भी रहा, हो सकता है 30 से ऊपर भी पहुँच जाए। तो हमने एक एवरेज फिगर ली, वो है 30,000 रुपये की। कुछ टाइम 30 से कम में रहेंगे, कुछ टाइम 30 से आगे भी रहेंगे। तो हम एक नॉर्मल फिगर पकड़ी हमने 20 की, वो है 30,000 रुपये। जो लोन लिया जाता है वो नॉर्मली 20 साल के लिए होता है। अब हम रेंट एवरेज 20 ईयर्स का 30,000 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 30,000 इंटू 20 इंटू 12, ये टोटल अमाउंट आता है 72 लाख रुपए। मतलब ये कि 1 करोड़ की वैल्यू के फ्लैट का 30,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग 20 साल के लिए हमने रेंट देना है, वो है टोटल 72 लाख। टू बाई ए हाउस 1 CR हमने मान के चल लिया कि 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी, क्योंकि 20% चाहिए होता है। तो 20% हमने दे दिया 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट। इस डाउन पेमेंट में हम जो 25 लाख रुपए मान के चल रहे हैं, इसमें हमने रजिस्ट्री चार्जेस या अदर एक्सपेंस को भी हम अगर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद ये 25 लाख रुपए आता है। क्योंकि 1 करोड़ का 20% अगर हम सेल्फ फंडिंग का रखेंगे तो वो लगभग आ जाएगा आपका 20 लाख रुपए। तो अब हम बात करते हैं जो आपका लोन अमाउंट है। 75 लाख रुपए आपने लोन लिया विद इंटरेस्ट इन 20 ईयर्स। आप जो रिटर्न करेंगे वो आएगा 1.5 करोड़ रुपए। मतलब ये 20 साल में लगभग आप डबल रिटर्न करेंगे। तो ये 75 लाख का विद इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 20 ईयर्स में 1.5 करोड़ रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लैट जो आएगी वो आएगी डाउन पेमेंट प्लस में टोटल अमाउंट पेड टू बैंक। तो 25 लाख रुपए जो आपका गया प्लस में 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो आपने दिया बैंक को, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपकी कॉस्ट हो जाती है उस फ्लैट की या उस प्रॉपर्टी की 1 करोड़ 75 लाख रुपए। अब आफ्टर 20 ईयर्स इस घर की वैल्यू जो होगी वो कितनी ही कम होगी, तो मिनिमम 1 करोड़ 40 लाख रुपए तो होगी ही, वरना इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट मैं मिनिमम साइड लेके चल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। 140 मान ली मैंने। बट योर कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट पड़ी वो है 1 करोड़ 75 लाख रुपए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉस है वो आ गया 35 लाख रुपए। वो कैसे कि 175 माइनस में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, तो आया 35 लाख रुपए। अब यू सेव द रेंट, आपने रेंट कितना सेव किया, वो 75 लाख रुपए जो आप रेंट पे देते वो भी तो आपने नहीं दिया, तो 75 लाख रुपए आपका वो बच गया। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअल में, तो जो रेंट आपने पे किया 72 लाख रुपए और माइनस में 35 लाख जो आपका लॉस हो रहा है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो जो आपने बैंक को लोन दिया उनमें सब में मिला करके 35 लाख रुपए आपका लोन हो रहा है। 35 लाख माइनस कर दो 72 लाख में से, तो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है ये 37 लाख। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ आपका 1 करोड़ 40 लाख प्लस में 37 लाख को भी इसमें ऐड कर लो, तो आपकी वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ 77 लाख रुपए। 1.77 CR यू मेड अ प्रॉपर्टी। मतलब ये कि आपने जो आपके पास वो 25
लाख रुपए थे उनको दे करके जो फ्लैट खरीदा उससे आपकी वैल्यू अब हो गई है उसी प्रॉपर्टी की, जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,77,00,000 रुपए, जो कि अगर आप रेंट पर रहते रहते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, बट आप 72 लाख रेंट जरूर दे चुके होते। ये है कैलकुलेशन। अब मैं इसको दूसरी कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा, वो आप देखिए। अब मैं जो आपको दूसरी कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूँ, यही कैलकुलेशन आपको बाकी सभी वीडियोज में मिलेगी। ये कैलकुलेशन क्या है ये देख लीजिए। प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी 1 CR, जिसकी रेंटल वैल्यू है 25,000 रुपये, जो आप देते हैं किसी को भी, और इसका मैंने एवरेज माना है कि 20 साल तक अगर आप इतने ही वैल्यू के घर में रहते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू बढ़ेगी, तो वो एवरेज रख लिया मैंने 30,000, क्योंकि ये 25 वाली की वैल्यू कम से कम 10% बढ़ाते रहेंगे तो हर साल 2,500 रुपये बढ़ता है, तो ये 35-40 तक भी पहुंच जाएगा 20 साल तक। तो हम 30 इसका एवरेज लिया है, तो एवरेज रेंट फॉर 20 ईयर्स इक्वल टू 30K पर मंथ। टोटल रेंट पेड इन 20 ईयर्स 72 लाख, जो लास्ट वाली कैलकुलेशन में थी। बट इफ़ यू इन्वेस्ट 1 CR इन FD, मैं मान के चलता हूँ जो आपको समझाया जाएगा, वो FD में आपने 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपने FD कर दी, मिनिमम यू गेट 7% ऑफ 1 CR, मतलब हम लेके चलते हैं 7% भी अगर आपको FD पे मिलता है तो आपका हो जाता है एक साल में 7 लाख रुपए। और अगर आप 20 साल के लिए कर देते हैं तो इसका मिल जाएगा आपको 1,40,00,000 रुपया। अब योर प्रॉफिट, अब आपका प्रॉफिट कितना है, योर अर्निंग माइनस में रेंट पेड, ये आपका प्रॉफिट होगा। आपका जो अर्निंग किया आपने वो किया 1,40,00,000 रुपए, माइनस में 72 लाख रुपए, मतलब ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया 68 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि आप रेंट पे जाना चाहेंगे क्योंकि इतना आपका प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम इसी अमाउंट को किसी और ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं या हम अलग अलग ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी का 7%, किसी का 10%, किसी का 8% रिटर्न आता है, किसी का 12% भी हो सकता है, 14% भी हो सकता है। हमने अलग अलग जगह इसको इन्वेस्ट किया। अब हम इसका एवरेज लेके चलते हैं 10 से 14%, तो हम मिनिमम लेके चलेंगे ताकि ये ना हो कि आपके मन में मिथ है, ज़्यादा लालच आ जाए, जो फैक्ट हो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पे दिखना चाहिए। तो हम मिनिमम 10% मान के चलते हैं, किसी में कम रिटर्न मिलेगा किसी में ज़्यादा, तो 10% तो रिटर्न चलो श्योरली आपको मिल ही जाएगा। तो 10% के अकॉर्डिंग आपको क्या रिटर्न मिलेगा, 1 करोड़ 10/100 इंटू 1 करोड़, तो आया आपका 10 लाख रुपए एक साल में बेनिफिट। और यू अर्न इन 20 ईयर्स, 20 साल में आपने कितना कमाया, 20 इंटू 10 लाख रुपए, मतलब आपका कमाई हुआ 2 करोड़ रुपया आपने कमा डाला, इतना आपने प्रॉफिट बना लिया। बट आप रेंट कितना पे कर रहे हैं, सिर्फ 72 लाख, इसका मतलब आपने प्रॉफिट कितना कमा लिया रेंट पे करने के बावजूद भी, 2 CR माइनस 72 लाख, नेट प्रॉफिट हो गया आपका 1,28,00,000 रुपए। अब आप सोचिए जब इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा तो क्या आप घर खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदना चाहेंगे। आप चाहेंगे आप रेंटेड घर ही लें और रेंट पर ही रहें, आपकी पूरी ज़िंदगी रेंट पर ही चली जाए। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रूथ बिहाइंड द कैलकुलेशन, कि ये जो कैलकुलेशन आपको नॉर्मली दिखेगी, जो ज़्यादातर वीडियोज़ में ये दिखाया जाएगा कि आप घर रेंट पर ही लें और आप खरीदें ना, बट मैं कहता हूँ कि आप खरीदें। क्यों खरीदें वो आपको मैं दिखाता हूँ, ट्रूथ बिहाइंड द कैलकुलेशन। ये आप देखिए जो आप देख रहे हैं, टोटल रेंट पेड इन 20 ईयर्स इक्वल टू 72 लैक्स। हाउ मच यू पेड टू बाई अ हाउस, 1 CR हाउस, आप एक 1 करोड़ का घर खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आपने कितना पे किया, 20% ऑफ 1 CR इक्वल टू 20 लैक्स। रजिस्ट्री प्लस अदर एक्सपेंस हम मान लेते हैं 10 लाख, जो इतने नहीं होंगे फिर भी हमने मान लिया। टोटल अमाउंट यू पेड टू बाई अ हाउस ऑफ 1 CR इक्वल टू 30 लाख रुपीज़ आपने पे किया 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए। सो यू हैव ओनली 30 लाख एंड नाउ इन्वेस्ट इन इट इन अदर ऑप्शंस, यू गेट 10%। मैं मैक्सिमम साइज वाला जो, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ 10% आपको मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम आपको मिल जाता है रिटर्न। 10% ऑफ 30 लाख कितना हुआ, 10/100 इंटू 30 लाख, मिला आपको 3 लाख रुपया। यू अर्न ओनली 3 लाख। अब हम इसी को 20 ईयर्स के लिए देखते हैं तो कितना आपने अर्न किया, 60 लाख। 20 इंटू 3 लाख इक्वल टू 60 लाख। योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट अब कितना हुआ, योर अर्निंग माइनस में रेंट पेड, आपने अर्न किया 60 लाख और आपने रेंट पे किया 20 लाख, 20 साल में 72 लाख रुपए, मतलब आप घाटे में चले गए 12 लाख के, और आपका घर भी अपना नहीं रहा, कहीं भी इन्वेस्ट कर लो। मतलब अगर आप रेंट पर
रहकर आपके पास जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट करते हैं बजाय घर खरीदने के, तो आपको प्रॉफिट रेंट के बराबर भी नहीं होगा। ये है ट्रूथ जो कि दिखाई नहीं जाती है। तो दोस्तों आपने समझ लिया। अब मैं बात करता हूँ कंक्लूजन ऑफ द वीडियो एंड कैलकुलेशन की, दोनों की कैलकुलेशन और वीडियो सबकी कैलकुलेशन को अगर हम कंक्लूजन पे पहुँचे तो क्या कंक्लूजन निकल के आता है। घर बोले तो परिवार, अपने एक घर में रहने वाले बाहर जाएंगे तो अलग अलग जगह जा सकते हैं पर आएंगे एक ही जगह, वो है घर। घर आते वक्त रेड लाइट पर हर कोई आपको जल्दी में दिखेगा, और जल्दी कहाँ की, घर जाने की। घर अपना हो या किराए का हो, इमोशनल अटैचमेंट दोनों के साथ होता है, पर जब घर अपना हो तो अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बीच बीच में टूटता नहीं है। घर के साथ जुड़ी होती हैं खुशियाँ और गम की यादें जो हमने अपनों के साथ पल गुजारे हैं। एक घर तो आपको खरीदना ही चाहिए, चाहे भले ही आपका जॉब ट्रांसफरेबल क्यों ना हो। जो घर आप खरीदेंगे, जब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो अपने घर का रेंट आएगा, जो आप रेंट पर घर लेंगे उसको वहाँ दे दो। ज़माना बहुत बदल चुका है, लोग बहुत समझदार हो गए हैं। बड़ा पैकेज के लिए कोई भी किसी भी सिटी में मूव कर सकते हैं, ये सब जानते हैं, बट फिर भी शादी आपकी हो या बच्चों की, घर बहुत मायने रखता है। ये सवाल आपके सामने ज़रूर आएगा, घर अपना है या रेंट का। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है फ्रेंड्स, आपको एक घर ज़रूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के कन्फ्यूजन की। तो कैलकुलेशन ये कहती है कि घर रेंट पर लेने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है घर खरीदना। एक घर ज़रूर खरीदें, फिर उसके बाद आपके पास जो भी पैसे आएँ उनको इन्वेस्ट करें और बहुत सारा रिटर्न अर्न करें, बट एक घर ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये आपने कंक्लूजन देख लिया, डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। मैंने आपको घर रेंट पर लेने और ख़रीदने दोनों का प्रॉस एंड कॉन्स पार्ट बता दिया है। सबकी अपनी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस होती हैं जो आप अपने लिए बेहतर समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। रियल एस्टेट के ऐसे ही रिव्यूज़ वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।